Dear students, welcome back. Yes, Civil Services series continues, this time for prelims exam. Of course for next year, not for this year. आपको पता है इस साल के तो रिजल्ट भी निकल चुके हैं और स्टूडेंट जिन्होंने क्वालिफाई किया है 13-14 हजार स्टूडेंट वो तैयारी कर रहे हैं मेंस एग्जाम की जो कुछ महीनों में होगी। उसके लिए भी GS2 सीरीज यदि आपने नहीं देखा है तो काइंडली देखें। ये जो सीरीज है मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा प्रयास है, मैं अपने स्टूडेंट के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए जो प्रीलिम्स एग्जाम 2025 में देने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए अखबारों से छन करके, कल आउट करके, पिक आउट करके कुछ टॉपिक जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं, ये मेरी गेस है, या उससे मिलते जुलते, और वो किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे उन क्वेश्चन को टैकल करें। ऑफ कोर्स उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इन सबको शेयर करने का ये पार्ट 2 है उस वीडियो का। लेट अस बिगिन। इसके पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करें हम लोग शुरू, मेरा आपको ये बताना कर्तव्य और आपका जानना ये अधिकार है कि फाउंडेशनल क्लासेस ये फर्स्ट टाइम पॉल साइंस हेल्प के प्लेटफॉर्म पे हो रहा है कि जो टेस्ट सीरीज तो कुछ सालों से आप लोग हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, आपको उससे फायदा होता है, लेकिन उसके पहले यदि एक फाउंडेशनल क्लास लिए जाए, ऐसे कई स्टूडेंट ने कहा कि सर एक फाउंडेशनल क्लास हो जाती, कुछ एक बेसिक नॉलेज हो जाता और फिर तब हम लोग यदि करते। बेसिक नॉलेज मीन्स MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से सब लोगों ने पढ़ाई है, तो उसको लेकर के मैंने ये स्ट्रक्चर किया है 2 महीने के लिए बिफोर द टेस्ट सीरीज स्टार्ट्स फॉर बोथ CUET PG एंड UGC नेट। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटे मोटे ये क्या है, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अपना नेम, टेलीग्राम ID और मोबाइल नंबर के साथ paulsciencehelp@gmail.com में। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं एक बहुत ही जो नेम है, सब इटालियन नेम है, उससे शुरू कर रहा हूं जो कि आपको आ सकता है। ऑफ कोर्स इकोनॉमी में समझ लीजिए, इकोनॉमी, इंटरनेशनल ट्रेड, इन सब से रिलेटेड है ये। नोस्ट्रो, वोस्ट्रो एंड लोरो अकाउंट्स, ये सब इटालियन वर्ड्स हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नोस्ट्रो, वोस्ट्रो एंड लोरो अकाउंट्स। अब देखिए इसमें 4 स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं इन सब अकाउंट्स के बारे में। आपने सेविंग बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट, ये सब तो सुना होगा, लेकिन नोस्ट्रो, वोस्ट्रो और लोरो यदि आपने नहीं सुना है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी जानकारी देगा। A nostro account is an account that domestic bank holds in a foreign bank denominated, sorry, मतलब वो किस करेंसी में है, denominated in the currency of that foreign bank। पहला स्टेटमेंट को यदि हिंदी में समझे तो ये जो है एक इंडिया की बैंक यदि किसी फॉरेन बैंक में एक अकाउंट खोलता है, US के किसी बैंक में डॉलर में डिनोमिनेटेड होता है, तो उसको हम कहेंगे नोस्ट्रो अकाउंट। ये स्टेटमेंट कहता है ए वोस्ट्रो अकाउंट is an account that a foreign bank holds with a domestic bank denominated in the domestic currency। यदि US का कोई बैंक इंडिया के किसी बैंक में अकाउंट खोलता है और वो रुपी में डिनोमिनेटेड होती है, मतलब रुपी में वो अकाउंट मेंटेन होता है, तो उसको वोस्ट्रो अकाउंट कहेंगे इंडिया में। A Loro account is an account held by one bank in another bank on behalf of a third bank। यदि मान लीजिए कि US की कोई बैंक इंडिया में यदि कोई अकाउंट खोलती है, लेकिन उस US बैंक उसको ऑपरेट नहीं करके कोई जर्मन ड्यूस बैंक जो है वो उसको ऑपरेट करती है, तो उसको लोरो अकाउंट कहेंगे इंडिया में। All these accounts are intended to facilitate international trade in the करेंसीज ऑफ द पार्टनर कंट्रीज एंड फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट। इसका जो इन सब जो नोस्ट्रो, वोस्ट्रो एंड लोरो अकाउंट का पर्पस क्या होता है, चौथा स्टेटमेंट कह रहा है, पहला कि जिस कंट्री जो पार्टनर कंट्री है उसके साथ जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो वो लोकल करेंसी में हो, इसके लिए यूज होता है, और फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। अब मेरा क्वेश्चन है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट सही है, क्या एक स्टेटमेंट सही है, 2, 3 या सभी स्टेटमेंट सही है। आप अब तक यदि गौर से सुन रहे होंगे तो आप कॉमन सेंस से भी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है और चारों स्टेटमेंट सही है। ऑफ कोर्स ये चारों सही है। ये क्वेश्चन आपको नॉलेज देने के लिए था नोस्ट्रो, वोस्ट्रो एंड लोरो अकाउंट का, इसको ठीक से समझ लीजिए। थोड़ा इस पे और टाइम देते हैं। नोस्ट्रो का इटालियन में मीनिंग होता है आवर, तो आवर अकाउंट्स। वोस्ट्रो का मतलब होता है योर, तो योर अकाउंट। लोरो का मतलब होता है देयर, उनका अकाउंट। इटालियन ओरिजिन का है। देखिए नोस्ट्रो और वोस्ट्रो एक ही बैंक अकाउंट को अलग अलग सिक्के के दो पहलू हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे मान लीजिए कि USA का कोई बैंक जो है इंडिया के स्टेट बैंक में अकाउंट खोलता है और रुपी में मेंटेन करता है, तो हम उसे क्या कहेंगे,
हम कहेंगे वोस्ट्रो अकाउंट कि भाई आपका अकाउंट है हमारे यहाँ, मतलब इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें, इंडियन के चश्मे से, तो वो वोस्ट्रो अकाउंट है यूएस का हमारे यहाँ। यूएस उसको बोलेगा कि हमारा नोस्ट्रो अकाउंट है इंडिया में, आवर अकाउंट, हमारा अकाउंट है एक फॉरेन कंट्री इंडिया में, इंडियन रुपीज में, तो इसको हम कहें, वो कहेंगे नोस्ट्रो अकाउंट, हम उसी अकाउंट को कहेंगे वोस्ट्रो अकाउंट, यूएस की बैंक कहेंगे नोस्ट्रो अकाउंट। लोरो अकाउंट जो एकदम अलग हो गया, जैसे यूएस के बैंक ने यदि स्टेट बैंक में कोई अकाउंट खुलवाया, लेकिन उस अकाउंट को मैनेज जो है वो यूएस का बैंक नहीं करके जर्मन की ड्यूज बैंक कर रही है, तो इसको वो लोरो अकाउंट कहा जाएगा। मतलब लोरो अकाउंट मतलब जो है, हम कहेंगे मतलब अपने इंडिया में बैठ के कि ये जो है उनका अकाउंट है, दो बैंक इसमें इन्वॉल्व है तो वो ऐसे यूएस के बैंक का, लेकिन इसको मैनेज करती है ड्यूस बैंक। सो लोरो, नोस्ट्रो, वोस्ट्रो, लोरो अकाउंट। अब ये क्वेश्चन क्यों मैं पूछ रहा हूं, ये आगे जो क्वेश्चन आएगा उससे इसका नाता है, देखिए जरा। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द आरबीआई वोस्ट्रो अकाउंट सिस्टम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वोस्ट्रो अकाउंट। अब आप समझ गए होंगे वोस्ट्रो अकाउंट क्या है, फिर से मैं आपको बता दूं, वो अकाउंट जो कि फॉरेन बैंक ने खोला है इंडिया में, इंडियन रुपीज में। सो पहला स्टेटमेंट है, ए फॉरेन बैंक्स अकाउंट हेल्ड विथ ए डोमेस्टिक बैंक, मतलब हमारे यहाँ, डिनोमिनेटेड इन द डोमेस्टिक करेंसी, मतलब रुपीज में, तो ये सही है। स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट फैसिलिटेट ट्रेड ट्रांजैक्शन इन इंडियन रुपीज विथ पार्टनर कंट्रीज सच एज रसिया, ये भी सही है, इसी के लिए तो खोला ही जाता है वोस्ट्रो अकाउंट। SBI was the first bank allowed to open Vostro account for the Russian banks to facilitate India-Russia trade in oil. ये सही है या गलत, चलिए आप सोचिए इस पे। Special rupee Vostro account allow India to pay for Russian oil and fertilizers in rupees. इंस्टीड कि हम रूबल में पे करें या यूएस डॉलर में, जो हम तेल उनसे खरीद रहे हैं आफ्टर यूक्रेन वॉर, बहुत तेल हम लोग ने खरीदा है और वो हम लोग रूपी में पे करते हैं थ्रू दिस वोस्ट्रो अकाउंट। तो इससे क्या होते हैं, फॉरेन करेंसी डॉलर की जरूरत नहीं पड़ती है, विच कैन बी देन यूज्ड बाय रशियन कंपनीज टू पे फॉर देयर इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया और इन्वेस्ट इन द कंट्री। अब क्या है कि मान लीजिए हमने 100 रुपये का जो है हमने तेल खरीदा, तो वो 100 रुपया उनके वोस्ट्रो अकाउंट में इंडियन बैंक क्रेडिट कर देगा, रशियन बैंक का। अब ये यहाँ पे क्या हुआ है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल खरीदा, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी रसिया को जमा हो गया है, लेकिन वो रसिया उस पैसे का करे क्या, क्योंकि वो सारे पैसे रुपीज में है और इंडिया से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट रसिया को हो नहीं रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि रसिया पे कर दे उस रुपीज जो वो कमाया है वो इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए। तो इसके चलते एक बहुत बड़ी समस्या हुई कि उस रुपीज को करें क्या। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है कि चाहे तो रसिया उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड सिक्योरिटीज खरीदने में भी यूज कर सकती है, उससे भी उनको कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन ये इशू है। ये सब मैं पहले क्यों ये क्वेश्चन बना रहा हूं, क्योंकि अभी आपको पता है कि इंडिया रसिया 22वां ज्वाइंट जो है बायलैटरल समिट हुई मॉस्को में 8 और 9 जुलाई को, जिसमें मोदी जी गए थे मॉस्को, पुतिन से मिले, और हर साल जो है रसिया इंडिया मिलती है। 2022 में जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो इंडिया ने उसमें एक अवसर ढूंढा कि तेल की जो हमारी इंपोर्ट है उस समय तक रसिया से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती थी, और रसिया का तेल खरीदने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई तैयार नहीं था, उस पर सैंक्शन लग गई थी। इंडिया ने जो है चालाकी से बहुत अच्छा किया कि रसिया को कहा कि हमारे यहाँ तुम वोस्ट्रो अकाउंट खोल लो और रुपीज में हम तुमको पे करेंगे, तुम हमें तेल दो। वो तेल बहुत सस्ता भी हमें मिला, और उसके ही चलते आप देखिए कि पिछले 2 सालों से 22 से हमारे यहाँ तेल का दाम नहीं बढ़ा है। अदरवाइज तो हर दिन आपको पता है कि हम पेट्रोल की प्राइस जो है 14 पैसे 15 पैसे बढ़ते 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 100 पार कर गई थी, अभी जो है वो 100 के आसपास ही होवर कर रही है पिछले 2 सालों में। ये काफी एक राहत इंडिया को मिली है हमारे फिस्कल डेफिसिट को कम करने में। तो इस पूरे मसले पे वोस्ट्रो अकाउंट का एक बहुत बड़ा हाथ है। और अभी जब इंडिया और रसिया का ज्वाइंट समिट हुआ तो उस पर इस इशू पर चर्चा हुई कि इतने जो पैसे जमा हो गए हैं रसिया के वोस्ट्रो अकाउंट में रुपीज में, उसका क्या किया जाए। इसीलिए ये क्वेश्चन अभी बन जाता है इंपॉर्टेंट। अब मैं पूछ रहा हूं इन 4 में से एक स्टेटमेंट सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4। अब चलिए आपको मैं आंसर बता देता हूं कि ये एसबीआई वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, बाकी ठीक है, ये 1 2 4 ठीक है। एसबीआई वाज नॉट द फर्स्ट बैंक, यूको बैंक वाज द फर्स्ट बैंक जिसको आरबीआई ने परमिशन दी थी वोस्ट्रो अकाउंट खोलने का। उन्होंने जो है रसिया के एक बैंक है गैज़प्रोम बैंक ऑफ रसिया, उनके साथ में जो है वोस्ट्रो अकाउंट खोला। और अब रसियन जो गवर्नमेंट है उसने क्या कहा, उसने ऑथराइज किया
गैजप्रॉम बैंक को कि आप मान लीजिए हम जितने का ऑयल बेच रहे हैं उसका जो है अकाउंट आप मेंटेन करेंगे और वो वोस्ट्रो अकाउंट में होगा इन द रुपीज। बाद में जो है इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी, कैनरा, ये सब मैं खोज पाया। आज के डेट में बहुत सारे बैंक को आरबीआई ने ये परमिशन दी हुई है कि वोस्ट्रो अकाउंट खोले। नॉट ओनली रसिया के साथ वोस्ट्रो अकाउंट खुली है, मलेशिया और भी कंट्री के साथ वोस्ट्रो अकाउंट खुली है। इन सब पे एक चीज आपको समझना चाहिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यूएस डॉलर की जो जरूरत पड़ती है फॉरेन ट्रेड में वो इन वोस्ट्रो अकाउंट से कम हो जाती है, वोस्ट्रो नोस्ट्रो अकाउंट से। तो ये एक अच्छी बात है, इससे जो है हमें राहत मिलती है फॉरेन करेंसी या यूएस डॉलर मैनेज करने में। अब आइए हम लोग एक दूसरे इशू पे चलते हैं, ये भी रसिया से जुड़ा हुआ है। और क्यों मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्योंकि अभी जब मोदी जी गए थे 22 इंडिया रसिया समिट, बायलेटरल समिट में, तो ये भी मुद्दा उठा था। मैं पूछ रहा हूं कि इसमें से कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बिल्कुल रसिया के टेक्निकल सपोर्ट से बना है? क्या वो तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है, रवात भाटा है, मतलब एक से अधिक भी सही इसमें हो सकता है, नरोरा एटॉमिक प्लांट जो यूपी में है, रवात भाटा राजस्थान में, कुंदन कुलम न्यूक्लियर प्लांट जो तमिलनाडु में है, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट जो कि महाराष्ट्र में। इसमें से कितने जो हैं वो रसिया के टेक्निकल सपोर्ट से बने हैं? क्या एक बने हैं, क्या दो बने हैं, या तीन, या चारों? इसमें से सही आंसर क्या आप गेस कर पाए? इसमें सही आंसर जो है वो है केवल एक, और वो है कुंदन कुलम न्यूक्लियर प्लांट जो कि तमिलनाडु में है। अब ये बाकी किससे बना है? तो तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट जो महाराष्ट्र में सबसे पुराना है, ये यूएसए के टेक्निकल सहयोग से बना है। रवात भाटा राजस्थान और नरोरा ये दोनों कनाडा के टेक्निकल सहयोग से, और कुंदम कुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट रसिया। कुंदम कुलम के बारे में थोड़ा नेट पे और पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत बड़ा सोशल मूवमेंट हुआ था उसके प्लांट के, और काफ़ी उस पर रेजिस्टेंस था इन्वायरमेंटलिस्ट एंड अदर्स का। लेकिन चलिए ये बन गया है और ये काफ़ी पावर जनरेट कर रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये भी जो मुद्दा है ये भी रसिया यूएस जो अभी बायलेटरल 22 समिट हुई थी उसमें ये मुद्दा उठा था, कुंदम कुलम को और बढ़ाने का है, उसमें और सहयोग की बात हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं उसी से रिलेटेड है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुपरविजन ऑफ इंडियन सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आपको पता है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है 60s में सेटअप की जाती है यूनाइटेड नेशन के ही एक तरह से एजीज में। ऑफ कोर्स ये यूनाइटेड नेशन कोई स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया वियना में है। और इसके जो चीफ हैं उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए, मैरियो ग्रासी है, या देख लीजिएगा। तो वो जो है ये आईएईए जो है एटम फॉर पीस, एक स्पीच हुई थी आइजनहॉर के 1953 में, उसके बाद से हुआ था कि कैसे जो है पीसफुल उपयोग एटम का हो और उसको कैसे पूरे दुनिया में सुपरवाइज किया जाए कि उसका कोई मिलिट्री यूज या गलत यूज ना। उसके लिए आईएईए सेटअप की गई थी। आईएईए जनरली जो है पूरे दुनिया भर में जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है या जो पीसफुल यूज एटम का होता है उसको थोड़ा सा देख रेख करती है, टेक्निकल सहयोग करती है, सुपरविजन भी करती है कि उसका कोई गलत यूज ना हो। मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि इंडिया के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके सुपरविजन का जो मसला है आईएएस, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडिया एग्रीड टू पुट इट्स सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडर द सुपरविजन ऑफ आईएईए आफ्टर द इंडिया यूएसए न्यूक्लियर डील इन 2008। क्या ऐसा सही है कि पहले जो है हम नहीं इसको सुपरवाइज करने देते थे, लेकिन जब से इंडिया यूएस का न्यूक्लियर डील हुआ है 2008 में, सिविल न्यूक्लियर डील, तब से हमने आईएए को अलाउ किया है? पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा है करंटली ऑल न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया आर अंडर द सुपरविजन ऑफ आईएए। क्या सभी पावर प्लांट इंडिया के आईएए के सुपरविजन में है? ये स्टेटमेंट कर रहा है यस। थर्ड है दिस इज मैंडेटेड बिकॉज इन ऑल द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया इंपोर्टेड यूरेनियम इज यूज्ड एज ए फ्यूल। आईएईए के सुपरविजन में हमें इसलिए डालना पड़ा कि सभी के सभी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में हैं वो यूरेनियम इंपोर्ट करते हैं एज ए फ्यूल। चौथा है इंडिया हैज साइंड एन एडिशनल प्रोटोकॉल विथ आईएईए इन 2010 which enhanced the IAEA's ability to monitor and verify nuclear activity in India। क्या ऐसा हुआ है कि आईएईए के साथ हम लोगों ने एडिशनल प्रोटोकॉल साइन किया है 2010 में? चार में से कितने स्टेटमेंट सही है? 1 2 3 4। यही तो अभी का टेम्पलेट है क्वेश्चन पूछने का। अब आप कंफ्यूज कर सकते हैं इसमें। इनफैक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। करेंटली ऑल न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया आर अंडर सुपरविजन आईएईए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कुछ ही पावर प्लांट जो हैं वो आईएईए के सुपरविजन में हैं।
तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है. दिस इज मैंडेटेड बिकॉज इन ऑल द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया इंपोर्टेड यूरेनियम इज यूज्ड एज ए फ्यूल. नो, हमारे कुछ ही पावर प्लांट में यूरेनियम इंपोर्ट होता है, बाकी में हम इंडिजिनस हमारे अपने यहाँ जो प्लूटोनियम या थोरियम या अदर जो उससे जो हम निकालते हैं, रिफाइन करते हैं, वो फ्यूल की तरह यूज होता है. चौथा स्टेटमेंट, इंडिया हैज साइंड एन एडिशनल प्रोटोकॉल विद आईएईए इन 2010 विच इनहांस द आईएईए's एबिलिटी टू मॉनिटर एंड वेरीफाई न्यूक्लियर एक्टिविटी. ये सही है, हम लोगों ने साइन किया है. तो 2 स्टेटमेंट इसमें से केवल सही है. नेक्स्ट जो है अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है ये issue. Consider the following statements regarding reservation to scheduled caste and scheduled tribe in India. ये अभी सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से ये बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया. मैं 4 स्टेटमेंट दे रहा हूं SC ST रिजर्वेशन से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, एज पर आर्टिकल 341 द प्रेसिडेंट नोटिफाइज द लिस्ट ऑफ कम्युनिटीज एज शेड्यूल्ड कास्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ए स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट. क्या ये सही है कि प्रेसिडेंट एक लिस्ट नोटिफाई करते हैं हर स्टेट के लिए कि ये जो कास्ट, ट्राइब या रेस या कम्युनिटी उस स्टेट में होंगे, इनको डिजिग्नेट किया जाएगा शेड्यूल कास्ट के रूप में, और ये वैसा ऐसा करते हैं उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ बातचीत करने के बाद. क्या ऐसा है आर्टिकल 341 के तहत? दूसरा स्टेटमेंट है, एज पर द आर्टिकल 342 द प्रेसिडेंट नोटिफाइज द लिस्ट ऑफ कम्युनिटीज और रेस, ट्राइब as a scheduled tribe in respect of a state after consultation with governor of the state. क्या आर्टिकल 342 प्रेसिडेंट को यह पावर देता है कि वो नोटिफाई करें शेड्यूल्ड ट्राइब कौन कौन है एक पर्टिकुलर स्टेट में आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ द स्टेट? और थर्ड है, एज पर आर्टिकल 342A द प्रेसिडेंट नोटिफाइज द लिस्ट ऑफ कम्युनिटीज एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SEBC शॉर्ट में इन रेस्पेक्ट ऑफ ए स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ दैट स्टेट. क्या ये सही है? तो ये तीसरा लिस्ट हो गया. पहला लिस्ट जो है शेड्यूल कास्ट का, दूसरा शेड्यूल ट्राइब का, तीसरा SEBC का. तीनों जो है प्रेसिडेंट निकालते हैं, एक आर्टिकल 341, दूसरा आर्टिकल 342, तीसरा आर्टिकल 342 है. क्या सही है तीनों स्टेटमेंट? चौथा स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट हैज गॉट द पावर टू मॉडिफाई द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बाय वे ऑफ एडिशन, अल्टरेशन, डिलीशन. क्या प्रेसिडेंट को यह भी पावर है कि जो वो लिस्ट नोटिफाई करते हैं उसको वो मॉडिफाई कर सकते हैं बाय वे ऑफ एडिशन, अल्टरेशन, डिलीशन से? ये 4 में से कितने स्टेटमेंट सही है? 1, 2, 3, 4. डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसका सही जवाब है ओनली 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट. दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. 4, एक बार प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दी है तो फिर उनकी कोई पावर नहीं है कि उस नोटिफाइड लिस्ट ऑफ SC ST एंड SEBC को मॉडिफाई कर पाए. नो, ही कैन नॉट डू इट. प्रेसिडेंट कैन नॉट डू इट. तो किसको पावर है? क्या किसी को है भी? यस, पार्लियामेंट को केवल पावर है कि बाय लॉ उस प्रेसिडेंशियल लिस्ट को मॉडिफाई कर सके. सो only parliament has the power to modify the presidential list of SC ST and SEBC. बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है. ये बहुत ही छिपा हुआ आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए. अब आइए लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का है वो हम लोग देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सब कैटेगराइजेशन ऑफ द प्रेसिडेंशियल लिस्ट ऑफ SC and ST फॉर रिजर्वेशन पर्पस. ये है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जिससे कि ये सारा मुद्दा जो है अभी न्यूज में आ गया है. सब कैटेगराइजेशन, ये मामला क्या है? ये कोटा विद इन कोटा का मामला है. चलिए पहले 4 स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर थोड़ी और चर्चा करते हैं. इन ए रिसेंट जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया SCI allowed sub-categorization of the presidential list of SC ST by both central and state governments for providing differential quotas to categories of SC ST within the overall quota for them. क्या ये स्टेटमेंट सही है? लंबा चौड़ा 2 बार पढ़ लीजिए. Government, however, are not allowed to modify the presidential list by way of addition, alteration, deletion. तीसरा स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द EV चिन्नैया केस 2004 रूल्ड आउट सब कैटेगराइजेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल लिस्ट ऑफ SC एंड ST. तीसरा स्टेटमेंट ये हो गया. चौथा स्टेटमेंट है, द SCI also ordered implementation of the creamy layer policy for SC and ST in the same way as it is applicable to the reservation of other backward classes. क्या चौथा स्टेटमेंट भी सही है?
अब डियर स्टूडेंट पहले इसका आंसर देखिए। इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3-4 दिन पहले ही ये ऑर्डर कर दिया कि जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट एससी या एसटी की निकलती है एज पर आर्टिकल 341 और 342 जो अभी हमने डिस्कस किया, उसके लिस्ट में आप सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि 5 जो है 1 2 3 4 5 ये पांच जो है किसी स्टेट में शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल कास्ट इसका नाम कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 में बोल रहा हूं, तो आप ऐसे बना सकते हैं, एक कैटेगरी 1 2 का, एक 3 का, एक 4 का, एक 5 का, ऐसा बना सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि टोटल हमको 15% रिजर्वेशन कोई स्टेट बोलेगा हमको देना है, तो मैं इसको दूंगा 5%, इसको देंगे 3%, इसको देंगे 4%, तो और इसको देंगे 3%। इस टाइप से आप बांट सकते हैं। मतलब कोटा विद इन कोटा कर सकते हैं। विद ओवरऑल आपको तो 15% जो रखना है वही रखना है। इस ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट जजमेंट है जिसका बहुत दूरगामी परिणाम हो सकता है। अभी इस पे तो लोग ठीक से समझ रहे हैं कि इसका क्या परपोर्ट है और क्या इसका इंप्लीकेशन होगा, और देखिए हो सकता है कि पार्लियामेंट भी इसमें इंटरवीन करे। सेकंड है, गवर्नमेंट हाउएवर आर नॉट अलाउड टू मॉडिफाई द प्रेसिडेंशियल लिस्ट बाय वे ऑफ एडिशन, अल्टरेशन, डिलीशन। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि प्रेसिडेंशियल लिस्ट यदि एक बार निकल जाए तो प्रेसिडेंट को तो पावर है ही नहीं, गवर्नमेंट को भी पावर नहीं, केवल पार्लियामेंट को पावर है उसको चेंज करने का। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड है, एससीआई इन द ईवी चिनैया केस 2004 रूल्ड आउट सब कैटेगराइजेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल लिस्ट ऑफ एससी एसटी। जो अभी उन्होंने अलाउ किया है उसके जस्ट उल्टा उन्होंने ईवी चिनैया केस 2004 में रूल आउट किया था 5 जज की बेंच सुप्रीम कोर्ट में कि बिल्कुल कोई सब कैटेगराइजेशन नहीं होगा। जैसे 5 का 5 है तो उसको एक ग्रुप माना जाएगा, मतलब होमोजीनियस मोनोलिथिक ग्रुप माना जाएगा, और उसके अंदर में कोटा विद इन कोटा नहीं किया जाएगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है उसने ईवी चिनैया केस को ओवरटर्न कर दिया है, मतलब बदल दिया है। तो ये भी सही है। चौथा स्टेटमेंट, द एससीआई हैज आल्सो ऑर्डर्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द क्रीमी लेयर पॉलिसी for SC ST reservation in the same way as it is applicable to the reservation of OBC। क्रीमी लेयर पॉलिसी क्या है? जो इंदिरा स्वानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसमें यह कहा था कि ओबीसी के रिजर्वेशन में उनको जो कि एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक लेवल से ऊपर उठ गए हैं, जो कि टाइम टू टाइम बदलता है, अभी 8 लाख पर एनम है फैमिली के इनकम, उसको क्रीमी लेयर कहा जाता है। सिर्फ दूध में जब हम मथते हैं तो ऊपर क्रीम आ जाती है, उस तरह से जो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके समाज के स्ट्रेटा में थोड़े सोशली इकोनॉमिकली ऊपर उठ गए हैं, उन क्रीमी लेयर को छांट के निकाल देना है, मतलब उसको फिर रिजर्वेशन नहीं देनी है। सेम क्रीमी लेयर पॉलिसी एससी एसटी रिजर्वेशन में भी लाने की बात सीआई ने इस ऑर्डर में की है, ये स्टेटमेंट कहता है। अब आपको देखना है ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। ये स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट गलत है। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में 7 में से 6 जज ने तो इस ऑर्डर को ओके किया था जो पहले स्टेटमेंट में, उसमें से भी 4 जजेस ने ऐसा अपना ओपिनियन दिया है कि अच्छा रहेगा कि क्रीमी लेयर पॉलिसी इंप्लीमेंट किया जाए, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है, ना ही वो ऑर्डर का पार्ट है। इसलिए वो एक तरह का ओपिनियन है कुछ जजों का जो इस बेंच में बैठे थे, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो अब आपका आंसर हो गया ओनली 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। कुछ और चीजें यहां पे देख लीजिए, सॉरी कि मैंने काट कूट दिया है। सुप्रीम कोर्ट जो है ईवी चिनैया केस जो 2004 में हुआ था उसमें उन्होंने रूल आउट किया था कि एससी एसटी की, चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, तो ये मैंने मिटा दिया, ओके, तो अब आप देख पाएंगे, ठीक है। एससीआई जो है ईवी चिनैया केस 2004 में हुई थी। वो केस का जेनेसिस ये था उसके कि आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ कुछ शायद मला और मदिगा, ऐसे आंध्र प्रदेश में 2 शेड्यूल कास्ट थे, उन दोनों के बीच में उन्होंने जो है सब कैटेगराइजेशन करके कोटा डिवाइड करने की कोशिश की थी। ये बात जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई हाई कोर्ट होते हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिनैया केस में ऑर्डर किया कि आंध्र प्रदेश ऐसा नहीं कर सकती है। जो एससी की जो लिस्ट है प्रेसिडेंशियल लिस्ट, उसमें कोई सब कैटेगराइजेशन फिर से कैटेगरी नहीं बांटा जा सकता है। इसके बाद जो है पंजाब और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी ऐसा करने की कोशिश की, ऑर्डर निकाला, लेकिन ईवी चिनैया केस के बेसिस पे वो सब स्ट्रक डाउन हो गया। तो ईवी चिनैया केस एक टेस्ट केस था जिसमें सब कैटेगराइजेशन एससी एसटी का बाहर था, लेकिन इस जजमेंट में ईवी चिनैया केस को ओवरटर्न कर दिया गया है। डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग सॉरी अगला देख लेते हैं, तब आपको मैं थैंक्स दूंगा। मुझे लगा कि शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है। सो डियर स्टूडेंट, आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूं कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी न्यूज को जब आप पढ़ते हो तो किस लेवल तक, किस डेप्थ तक आपको जाना है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। नॉर्मल एग्जाम के लिए आप बहुत
हल्के से भी आप जा सकते हो, यहाँ पे थोड़ा आपको डीप में पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा कोई ऐसे नहीं, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू अभी आई है, जो अभी चल भी रही है। आपको पता है पूरा मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। इस्माइल हनिया के का जो डेथ हुआ है, जो जो इजराइल ने कराया है, ऐसा माना जाता है तेहरान में, और लेबनान में जो एक टॉप कमांडर हिजबुल्लाह का मारा गया है, उसके बाद से बहुत टेंशन है। ईरान, ऐसा हो सकता है कि जब मैं अभी बात कर रहा हूं तो ईरान जो है इजराइल पे अटैक की तैयारी कर रहा है। किस फॉर्म में होगा, कितना ज़्यादा बड़ा होगा, डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, इजराइल उसका कैसे प्रतिकार करेगा और उसके आगे क्या होगी, ये सब बहुत बड़ी है। उसी बीच में आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उससे रिलेटेड है। Consider the following statements regarding the recent International Court of Justice advisory on legal consequences arising from the policies and practices of Israel in occupied Palestinian territory. हुआ ये कि सेक्रेटरी जनरल को ये अधिकार है, जैसे प्रेसिडेंट को इंडिया में अधिकार है कि वो कोई एडवाइस मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, उसी तरह से आर्टिकल 96 के चार्टर के तहत जो है सेक्रेटरी जनरल पूछ सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कोई लीगल एडवाइस। अब यहां उन्होंने लीगल एडवाइस मांगा कि ये हमको एडवाइस दो कि इजराइल ने जो 1967 से ऑक्युपाई कर रखा है पैलेस्टीनियन टेरिटरी ऑफ ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप, उसका क्या जो है लीगल कंसेक्वेंसेस हो सकता है और पीपल पे क्या हो सकता है। उस पर अभी जो है 9 जुलाई को और फिर 19 जुलाई को दो जो है एडवाइजरी जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जारी की। मैं पूछ रहा हूं उसमें से कौन सा इसमें से सही है। पहला उनका एडवाइस है, इजराइल्स ऑक्यूपेशन ऑफ द पैलेस्टीनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम इज अनलॉफुल। आईसीजे कहता है ये अनलॉफुल है। दूसरा स्टेटमेंट है, इजराइल कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वॉल इन द ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी इलीगल। कई जगह उन्होंने दीवार बनाया है इस जेरूसलम से लेकर वेस्ट बैंक तक, इस तरह के दीवार खड़ी करना ऑक्युपेशनल टेरिटरी में इलीगल है, ऐसा कहती है आईसीजे। इजराइल्स एक्शन इन ईस्ट जेरूसलम अमाउंट टू एनेक्सेशन, एक तरह का वो हथियाना है, उस जमीन को एनेक्सेशन है इस जेरूसलम में जो वो घुस गई है। और चौथा स्टेटमेंट है, इजराइल्स ट्रीटमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन कंस्टिट्यूट अपार्थाइड, वो रेसिज्म करते हैं और जो कन्वेंशन है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसको इसको उसका ये इंटरनेशनल कन्वेंशन का वायलेशन है। वो भेद करते हैं ज्यूज और पैलेस्टीनियन या इजरायली और पैलेस्टीनियन में, उन टेरिटरी में जिसको उन्होंने ऑक्युपाई कर रखा है। अब मैं पूछ रहा हूँ इस चार में से कौन से स्टेटमेंट in the view of the advice of ICJ to Secretary General of UN is correct or are correct। सभी correct हैं डियर स्टूडेंट। ये बहुत ही important जो है एक तरह का मसला है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया था, ये तो आप यहाँ पढ़ लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा है, उनको एडवाइजरी जारी किया गया था, उसके जवाब में आईसीजे ने ये कहा है। अब आप समझिए कि ये इतना डैमनिंग है। और यहाँ पे दो बातें होती हैं कि एक तो बिल्कुल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन की चीफ ऑर्गन है, वो कह रही है कि इलीगल है, अनलॉफुल है, नेक्सेशन है, अपार्थाइड है। यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है जब आपको ये कह दिया जा रहा है आपके ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तहकीकात करके, और फिर भी जो है आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो क्या यूनाइटेड नेशन डिफंक्ट हो चुकी है? ये दूसरा क्वेश्चन उठता है। तीसरा क्वेश्चन ऐसे ही उठता है कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या रियली हॉब्स की जो है वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल होते जा रहा है? क्या वो एनार्किकल जो सिचुएशन है वो जंगल राज है, मत्स्य न्याय है? ये भी जो है सोचने की बात है। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये छोटे वीडियो में बहुत मजा आया होगा। यदि आपने इसको लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया और लोगों को बताया, जिसको शेयर करना कहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ही मैं इस पैशन को कंटिन्यू रखूंगा। क्योंकि आपको पता है कि केवल इस छोटे से वीडियो को बनाने के लिए जो रिसर्च करना पड़ता है वो 2 से 3 घंटे होता है मेरे पास में। आपको पता है कितनी सारी एक्टिविटी मैं आप लोगों के लिए करता हूं, तो उतना टाइम मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे मन में है कि इस टफ एग्जाम को कैसे हम अपने स्टूडेंट को हेल्प करें आसान बनाने के लिए। तो बिल्कुल मेरे पैशन को बढ़ाने के लिए आप इसको बहुत बहुत इसको प्रमोट करें इन द वे, बाय वे ऑफ शेयरिंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग।